हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में। तो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनफैक्ट ये एक ईजी चैप्टर है। इस पर अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे और अगर अच्छे से इसको ढंग से थोड़ा समझ लेंगे तो इसका जो क्वेश्चन है वो आप श्योर शॉर्ट बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। तो बच्चों, यूनिट क्या होता है? देखिए, सपोज आप एक शॉप में जाते हैं और उस शॉप में जाके आप कुछ सामान खरीदते हैं। जैसे सपोज आप कुछ सब्जी वगैरह खरीदते हैं, ठीक है। तो जब आप सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो एक कंपैरिजन होता है। जैसे मान लीजिए आप आलू खरीदने गए, ठीक है। तो जब आप आलू खरीदने जाते हैं तो जो दुकान, मान लीजिए आप 2 किलो आलू ले रहे हैं, 5 किलो आलू ले रहे हैं, तो इधर वो आलू को चढ़ाता है, ठीक है। इधर मान लीजिए पोटैटो को लिया, आलू को लिया, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वो इधर एक बटकारा जो रहता है उसे चढ़ाता है। सपोज उस बटकारा की जगह पे वो कुछ पत्थर ले लेता, ठीक है, कुछ स्टोन्स लेके यहाँ रखता, ठीक है, स्टोन्स रखता और आपको बोलता कि भाई साहब लीजिए आपका 5 किलो आलू हो गया। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं? क्या लगता है बच्चों, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि इधर कुछ आलू उन्होंने चढ़ाया एक पैन में और दूसरे में उन्होंने कुछ स्टोन्स मतलब पत्थर को चढ़ाया और आपको बोल दिया लीजिए भाई साहब आपका 5 किलो आलू हो गया? तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं बच्चों? बिकॉज ये जो स्टोन्स यहाँ पे चढ़ाया गया, ये जो स्टोन्स यहाँ पे चढ़ाया गया, दीज आर नॉट स्टैंडर्ड। ये कोई स्टैंडर्ड या वेल डिफाइंड नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है या वेल डिफाइंड नहीं है कि हर एक पत्थर का वजन जो होगा, मास जो होगा वो सेम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। या हर एक स्टोन जो जिसका शेप एक ही जैसा है उसका मास एक ही होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए होता क्या है कि हम लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन इसी की जगह पे अगर एक बटकारा चढ़ाता है, जब स्टोन की जगह पर अगर वो एक बटकारा चढ़ाता है, ठीक है ना, 1 किलो का बटकारा चढ़ाता है या 5 किलो का बटकारा चढ़ाता है, तो इसको हम लोग मान लेंगे बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जब आप किसी यूनिट को डिफाइन करते हैं, जब किसी यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं तो यूनिट का मतलब होता है वो वेल स्टैंडर्ड या वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड यूनिट होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया? ये सबसे बेसिक चीज है किसी को यूनिट डिक्लेयर करने के लिए कि ये एक यूनिट है। यूनिट का मतलब बेसिकली क्या होता है? यूनिट का मतलब अगर आप हिंदी में देखेंगे तो यूनिट का मतलब होता है इकाई, मतलब उसका छोटा सा हिस्सा, फर्स्ट पार्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूनिट सेल, है ना, या पर यूनिट मतलब प्रति, मतलब 1। तो यूनिट का मतलब ये होता है बेसिकली। बट यहां पे हम लोग थोड़ा अगर ब्रॉडर सेंस में देख रहे हैं तो यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके साथ हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम कंपेयर कर सकें। तो यूनिट के सहारे से हम लोग क्या करते हैं? यूनिट के सहारे से हम लोग चीजों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं? कंपेयर करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को। और इस कंपैरिजन से क्या होता है बच्चों? इस कंपैरिजन से हम लोग इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाते हैं। इन कंपैरिजन से इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाते हैं। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक मतलब ही था, हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं a quantity which can be measured, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग
मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरी बात यह है बच्चों कि मेजर्ड या किसी चीज को मेजरमेंट हम लोग करेंगे क्यों, क्या जरूरी है मेजरमेंट करने का? तो मेजरमेंट करने के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि मेजरमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक फॉर्मुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्या फॉर्मुलेशन नहीं कर पाएंगे? फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मतलब जिसे हम लोग फॉर्मूला कहते हैं, जब तक आप इज नॉट पॉसिबल, है ना, कि अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर रहे हैं तो आप फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। क्या फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे? आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो अगर हम स्पीड किसी गाड़ी का निकालना है, किसी चीज का स्पीड निकालना है, तो ऑब्वियसली है कि हमको ये डिस्टेंस मेजर करने आना चाहिए, टाइम मेजर करने आना चाहिए। तो अगर हम डिस्टेंस और टाइम को मेजर नहीं कर पाएंगे तो स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात, मेजरमेंट करेंगे क्यों? तो मेजरमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या एक्सप्रेशन बना नहीं पाएंगे। और मेजरमेंट किसके सहारा से करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एक वेल डिफाइंड यूनिट होना चाहिए। वेल डिफाइंड यूनिट होना चाहिए, उसी यूनिट की मदद से हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाएंगे। और यूनिट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? कंपेयर करना है, वेल डिफाइंड यूनिट के साथ कंपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 केजी का ही एक बटकरा है, ठीक है, 1 केजी का ही बटकरा है, मानो कुछ बटकरा है आपके पास बट वो 1 केजी का है। तो अगर आप यहाँ पर दो गो बटकरा लगाएं जिससे ये पैन बैलेंस हुआ दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इतने पोटैटो के लिए आपने कितना बटकरा यूज किया? 2 बटकरा यूज किया, ठीक है। तो इसका मतलब आपने कंपेयर किया, एक बटकरा का मास 1 केजी जानते हैं, 2 का 2 केजी हो गया। मतलब आप क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी। वहां पर आप कौन फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं? जो आलू का एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर आप कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं? यहां पर आप मास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ। तो ये हो गया बेसिक आइडिया ऑफ यूनिट। इसको अगर कुछ नोट करना है तो नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब जब हम लोग किसी चीज को मेजर करेंगे तो उसके लिए हमें वेल डिफाइंड यूनिट चाहिए। तो मेजरमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत सालों से चला आ रहा है। तो डिफरेंट एरा में डिफरेंट जनरेशंस में डिफरेंट तरह के सिस्टम्स बना यूनिट से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे बहुत सारा जैसे पहले आता था एफपीएस सिस्टम, ठीक है, एफपीएस सिस्टम, ये सब यूनिट है, यूनिट्स का सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। जैसे फुट, एफ मतलब हो गया फुट, पी का हो गया पाउंड और सेकेंड। तो इसमें 3 चीजें मेजर होती थी, ठीक है। फुट मतलब लेंथ, पाउंड मतलब मास और सेकेंड मतलब टाइम, ठीक है। उसके बाद जैसे आया एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम और फिर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। उसके बाद अभी हम लोग जो 2 वाइडली यूज्ड सिस्टम को यूज करते हैं, यूनिट का सिस्टम को यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, वो है सीजीएस और एसआई। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? तो सीजीएस सिस्टम में होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। मतलब सेंटीमीटर इज फॉर लेंथ, लेंथ इसमें डिफाइंड होता है सेंटीमीटर में,
दिस इज फॉर मास एंड दिस इज फॉर टाइम। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट सिस्टम यूज होता है अभी, और जो इंटरनेशनली फॉलो होता है दैट इज एसआई सिस्टम, दैट इज एसआई सिस्टम। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सपोज क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मान लेते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मान लीजिए पूछा गया। सो इसमें कहीं डिफाइन तो नहीं किया, इस क्वेश्चन ने कहीं भी ये डिफाइन किया कि आपको किस सिस्टम में यूनिट बताना है, नहीं डिफाइन किया। तो जब सिस्टम किस सिस्टम में डिफाइन करना ये नहीं बताया जाता, सिर्फ पूछ दिया यूनिट, तो आप हमें एसआई सिस्टम में ही बताना है बाय डिफॉल्ट। एक चीज होता है ना, बाय डिफॉल्ट होता है। तो अगर आपको ये नहीं बताया गया कि किस सिस्टम में आपको यूनिट को एक्सप्रेस करना है, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को किस सिस्टम में डिफाइन करना है, किस सिस्टम में बताना है, तो आप हमेशा याद रखिएगा उसे आप एसआई सिस्टम में ही बताएंगे। इसीलिए जब हम लोग से पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो हम लोग कहते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, बिकॉज न्यूटन जो है वो फोर्स का ऐसा यूनिट है, न्यूटन जो है फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। क्लियर? तो जब आपको ये डिफाइन नहीं किया गया कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में आप इस फिजिकल क्वांटिटी को बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं एसआई में ही बताते हैं, बिकॉज वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और बाय डिफॉल्ट वो एसआई सिस्टम ही समझा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स में यूनिट को डिफाइन किया गया, बट हमें फिलहाल अगर हम लोग सीजीएस यूनिट सिस्टम और एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को दिमाग रखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आता है कि ये यूनिट जो बनाया गया या यूनिट सिस्टम बनाया गया, मेजरमेंट के लिए बनाया गया। किसके मेजरमेंट के लिए बनाया गया? तो फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए बनाया गया। तो अब हमें ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और फिर हम लोग आगे चलेंगे अबाउट डायमेंशंस के बारे में। तो ये आपको क्लियर है, ये आपको सिर्फ दिमाग में रखना है सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम के बारे में। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट हम लोग करेंगे उसके लिए एक वेल डिफाइंड यूनिट चाहिए, और किसके मेजरमेंट के लिए वेल डिफाइंड यूनिट चाहिए? किसी फिजिकल क्वांटिटीज के। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कैसे हो रहा है? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए इसका कैटेगराइजेशन पहले हम लोग कर रहे हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। इस फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मास है या लेंथ है या फोर्स है, इसका ओरिजिनेशन क्या है, ये कैसे आ रहा है। तो उसके बिना पर, उसके बेसिस पर हम लोग इसको दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल और दूसरा होता है डिराइव्ड। ठीक है, तो दो तरह का बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ठीक है, तो फंडामेंटल और डिराइव्ड के बाद अगर हम लोग फिर से कैटेगराइज करना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ कि फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो वो हो जाएगा स्केलर। वो फंडामेंटल भी हो सकता है, डिराइव्ड भी हो सकता है, बट यहां पर जो कैटेगराइजेशन का तरीका अपनाया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, दैट इज वेक्टर। तो ये स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग फर्दर आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो स्केलर और वेक्टर भी फिजिकल क्वांटिटीज का दो पार्ट है, बट इफ स्केलर जो है या वेक्टर जो है वो फंडामेंटल भी हो सकता है, डिराइव्ड भी हो सकता है। यहाँ पर जो तरीका अपनाया गया है कैटेगराइजेशन करने का या क्लासिफिकेशन करने का, वो है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, और यहाँ पर उसका ओरिजिन कैसा है उस फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है या उसका सेल्फ एग्जिस्ट करता है, या अगर वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है तो वो डिराइव्ड कहलाता है, और उसका अपना एग्जिस्टेंस है तो वो फंडामेंटल कहलाएगा। तो पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास
7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, पूरे फिजिक्स में आपके पास 7 ही क्वांटिटीज है जो कि फंडामेंटल है, और बाकी जितने भी क्वांटिटीज है वो डिराइव्ड है, मतलब वो किसी न किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बना है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन होते हैं, जैसे देखिए पहला हो गया फंडामेंटल लेंथ। हम साथ ही साथ इसका यूनिट्स भी लिखते जाएंगे, और जो यूनिट लिखेंगे वो किस यूनिट सिस्टम में होगा। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जब ये डिफाइंड नहीं है कि इस पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम में आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो एसआई सिस्टम में ही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो हम इसका फिजिकल क्वांटिटी भी लिखेंगे और उसका साथ ही साथ एसआई यूनिट भी लिखते जाएंगे। तो लेंथ का आप लोग जानते हैं कि मीटर होता है, मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, बिकॉज लेंथ का अपना एग्जिस्टेंस है, कोई भी चीज है तो उसका अपना लेंथ होता है। ठीक है, अब लेंथ का मतलब सिर्फ लंबाई नहीं होता, जैसे सरकमफरेंस भी एक तरह का लेंथ है, पेरीमीटर भी एक तरह का लेंथ है, क्योंकि वो सब मीटर या सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट होता है। बात समझ में आ रहा है? लेंथ का मतलब लेंथ इस नहीं समझना है, जैसे डिस्टेंस भी एक तरह का लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, हाइट भी एक तरह का लेंथ है, पेरीमीटर भी एक तरह का लेंथ है, तो ऐसे समझना है इसको। ठीक है, उसके बाद मास, ये आप लोग जानते ही है, मास का होता है किलोग्राम, इसे हम लोग केजी लिखते हैं शॉर्ट में, राइट, इसका सिंबल केजी होता है। उसके बाद टाइम, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं सेकेंड में, टाइम का ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, मोल MOL मोल होता है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है एम्पियर, सिंबल इज A। उसके बाद है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है केल्विन। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस बोलते हैं, बिकॉज सेल्सियस जो है वो वाइडली यूज्ड यूनिट है, सेल्सियस सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेम्परेचर का यूनिट है, बट इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है केल्विन। ये ध्यान रखना है, बिकॉज केल्विन बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग का दिमाग से स्किप हो जाता है। उसके बाद सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, सीरी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके पास है। बाकी कोई भी क्वांटिटी आप डिफाइन करते हैं, कोई भी क्वांटिटी आप डिफाइन करते हैं, तो वो क्वांटिटी इसी सातों में से 2 3 का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, 2 3 का कॉम्बिनेशन होके या 4 का कॉम्बिनेशन होके वो क्वांटिटी बनेगा। लेकिन इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद भी हमारे पास 2 और क्वांटिटीज आते हैं, दोज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हैं लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स ही बोलते हो, जैसे आप कोई हॉर्लिक्स पी रहा है या कॉम्प्लेन पी रहा है या किसी भी तरह का ड्रिंक्स लेता है, एनर्जी ड्रिंक लेता है, तो क्या वो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक लेके उसका न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। उसको जो रोटी है, चावल है, सब्जी है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो भी खाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वो किसी तरह का एनर्जी ड्रिंक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फूड्स है। उसी तरह से यहां पर जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल तो नहीं है, बट उसका कुछ ऐसा गुण है कि इसको हम डिराइव भी नहीं बोल रहे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, एक है प्लेन एंगल, जो हम लोग अभी तक एंगल नाम से पढ़ते आए हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इसका यूनिट होता है रेडियन। हम लोग डिग्री पढ़ते हैं बट डिग्री यूनिट नहीं है, डिग्री एक तरीका है एंगल निकालने का। यूनिट क्या है एंगल का? प्लेन एंगल का रेडियन। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन।
स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। एक्चुअली में सप्लीमेंट्री क्यों बोला जा रहा है इसको, ये भी देख लेते हैं। ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ लिखे हैं, इनका अपना एक वेल डिफाइंड यूनिट है और आगे हम लोग जानेंगे इनका डायमेंशन भी है। बट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इनका यूनिट तो है बट दीज क्वांटिटीज डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। ये इनका डायमेंशन नहीं होता है, डू नॉट हैव डायमेंशन, है ना, इसीलिए इनको हम फंडामेंटल नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। बट क्योंकि फंडामेंटल होने के लिए उसका यूनिट भी होना चाहिए और डायमेंशन भी होना चाहिए। इनका यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, तो इसी कारण से ये फंडामेंटल नहीं है। और दूसरी बात है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनके पर सिर्फ इन पर डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब जैसे आप कोई फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं तो उनका डिपेंडेंसी लेंथ, मास, टाइम ये सब पे होता है, बट इन पर उस तरह का डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। और इनका डायमेंशन भी नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहा गया कि ये अपना, इसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस तो है, जैसे इनका अपना एग्जिस्टेंस है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, उसी तरह से इनका भी अपना एग्जिस्टेंस है, ये भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट इनका डायमेंशन नहीं है, इसीलिए ये फंडामेंटल की कैटेगरी में नहीं है, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो बोला गया। लेकिन अब जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज का बात आता है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, जैसे आप सपोज करते हैं, मान लीजिए आप स्पीड ही लेते हैं, स्पीड, तो स्पीड अगर लेते हैं तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हुए हैं अभी तक क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है, करेक्ट। अब डिस्टेंस क्या है, क्या डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेंथ का मतलब सिर्फ लेंथ नहीं है, डिस्टेंस भी एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका मीटर, मीटर, और टाइम हो गया सेकंड। तो इसका यूनिट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और स्पीड जो है वो मीटर पे भी डिपेंड कर रहा है, सेकंड पे भी डिपेंड कर रहा है, तब स्पीड का एग्जिस्टेंस आ रहा है। तो इसीलिए स्पीड कैसा क्वांटिटी हो गया, तो स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं मान लीजिए मोमेंटम का, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेलोसिटी या स्पीड जो होता है दैट इज अगेन मीटर बाय सेकंड, सो इट इज केजी एंड इट इज मीटर पर सेकंड। तो यहां पर भी आप देखिए कि मोमेंटम जो है वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड किया, मास पर, लेंथ पर और टाइम पर। तो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज के कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया? ये था फंडामेंटल और डिराइव्ड। बीच में ध्यान रखना है कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं। एक और चीज यहां पे मैं बता देता हूं आपको कि जैसे आप लिख रहे हैं 5 kg, ओके, सो 5 kg, अगर इसको हम सीजीएस यूनिट में लिखेंगे सो इट विल बी 5000 ग्राम। नाउ अगर वैल्यू का बात किया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू का बात किया जाए, तो ऑब्वियसली है कि 5000 जो है वो 5 से बड़ा है, राइट। बट अगर यूनिट का बात किया जाए सो केजी बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। तो ध्यान रखना है बच्चों कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटा है तो यूनिट बड़ा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा। दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो क्वांटिटी के यूनिट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज कांस्टेंट। दैट मीन्स n1 u1 and n2 u2 will be equal। जैसे यहां पर हुआ n1 पहला न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू पहला यूनिट, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू दूसरा यूनिट, ये इक्वल होता है, ठीक है। तो यूनिट अगर बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। तो ये था बेसिक अबाउट यूनिट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डायमेंशन का बात करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस कैसे हम लोग यूज करके फिजिक्स में यूज कर पाते हैं उसको भी जानेंगे, और फिर इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि जेई या नीट में पूछा गया है। एकदम बेसिक तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा ट्रिक्स या टिप्स याद ना रखना पड़े। बेसिक कॉन्सेप्ट से आप कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा मेन मोटो है कि फंडामेंटली आप
कैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप फिर बेसिक बेसिक का बात करते हैं, बट बच्चों एक चीज याद रखना है कि जब तक आपका बेसिक या फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा आप एडवांस लेवल पर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग आज यूनिट पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11th का हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे और फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जेई और नीट लेवल के भी क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और अपने फंडामेंटल्स को और कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे। थैंक यू। और प्लीज अगर आपको इस चैनल से थोड़ा भी फायदा मिल रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बिकॉज इस चैनल का मेन टारगेट आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना है और स्लोली स्लोली पढ़ाना है, ना कि बहुत लोड कर देना है ताकि आप बैकलॉग्स में चले जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।